फ्रंट पर जारी जंग के बीच यह बयान बहुत मायने रखता है और सवाल यही कि क्या ट्रंप जंग रुकवाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले उनका बयान जरा यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए और इस बयान के आधार पर उसके मायने समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अपने इस कार्यकाल को देखते हुए अब जंग के हालात के बीच ट्रंप के क्या फैसले होंगे, इसके क्या संकेत इस बयान के आधार पर समीर मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ, मैं युद्ध शुरू करने नहीं रोकने आया हूं। जी हां, ऐसे वक्त में जब दुनिया के दो हिस्सों में अमेरिका की जंग में इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर नजर आती है, ट्रंप के ये बयान बहुत अहम है। इसके मायने समझिए, ट्रंप दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते। ये वो अपने पहले ही संबोधन में जीत के बाद क्लियर करते हुए नजर आते हैं। दूसरा, पहले भी 24 घंटे में जंग रुकवाने का दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या अब उन दावों पर अमल करने का वक्त आ गया है? जब वो शपथ लेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, तो क्या रुख होगा उनका इन जंगों को लेकर? आधार पर कुछ अहम सवाल इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर समीर रख रहे हैं, क्योंकि क्या ट्रंप यूक्रेन को अब मदद रोक देंगे और ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति के लिए क्या करेंगे। हालांकि इससे पहले एक पहला सवाल हमने रूस यूक्रेन युद्ध के इस हालात को देखते हुए इसलिए बार बार दोहराया कि क्या वो युद्ध रुकवा देंगे। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तो उनका जो पक्ष था, उनका जो रुख था, वो बिल्कुल साफ था। ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। उनसे आपका तारुफ करा दें। वॉशिंगटन डीसी से मनीष झा हमें ज्वाइन करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल संजय कुलकर्णी साहब आपसे, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के दो हिस्सों में चल रही इन जंगों को लेकर जो बयानात दिए हैं वो इस तरह से दिए क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। कई वादे किए, कई दावे किए गए, लेकिन अब वो चुनाव जीत चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी कही गई किन बातों पर वाकई अमल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या लगता है आपको? समीर, धन्यवाद। पहले तो मुबारकबाद राष्ट्रपति नियुक्त होने के कारण ट्रंप जी को। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, अमल नहीं, उनको करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार भारत से भी आवाजें उठ रही हैं कि ये युद्ध का नहीं, बातचीत का है। और जिस प्रकार से उनके संबंध पुतिन के साथ हैं, जिस प्रकार से उनके निजी संबंध नेतन्याहू के साथ हैं, जिस प्रकार से इजराइल में जाते जाते ट्रंप ने पहले इसमें जेरूसलम को अब राजधानी घोषित किया था, इस सब को देखते हुए चाहे बाइडेन जो है, जरूर कुछ भी हो, इजराइल को लेकर के तो अमेरिका पीछे खड़ा होगा। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जाती है सीज फायर की, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप की सुनेंगे, क्योंकि कई कारण है सुनने के लिए। क्योंकि उनके जोड़ों के जो निजी संबंध है, जिस तरीके से पहला ट्वीट नेतन्याहू ने किया है, वही दर्शाता है कि शायद मुझे लग रहा है कि इजराइल की तरफ से भी एक तरीके से सीज फायर होगा और वो हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन को लेकर के जरूर अपने बार बार ट्रंप कहते आए हैं कि जितने भी नाटो के सदस्य हैं वो 2% अपना जीडीपी का देंगे, और ये अगर सोचते हैं कि अमेरिका के कंधे को लेकर के अपनी उन्नति करेंगे और अमेरिका को नीचे गिराएंगे, वो उन्हें मंजूर नहीं है। और जेलेंस्की को उन्होंने वैसे भी बार बार खड़ा किया था कि आप इसको संभालने की कोशिश करें। तो मैं जरूर कहूंगा सीज फायर यानी कि जो भी आज की तारीख में है अपने अपने रहे कि बातचीत होगी और बातचीत के बाद कार्रवाई शुरू होगी। इसको देखते हुए अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इसके ऊपर देख करके जिस प्रकार से चीन के साथ संबंध है, उनको सबको देखते हुए नौकरियां वापस लाई जा सकती हैं, अमेरिका की जेब में पैसा डाला जा सकता है। तो मुझे लगता है जरूर ट्रंप 2 जो है जरूर उनके लिए सफलतापूर्वक और पूरे विश्व में शांति लाने का प्रयास करेगा और शांति आएगी, ऐसे मुझे लगता है सर। फ्रंट को देखते हुए, मिडिल ईस्ट को देखते हुए कहीं स्ट्रैटेजिकल पार्टनर अमेरिका है। ऐसे में नेतन्याहू के साथ उनकी आज क्या बात हुई है? क्योंकि जीत के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया है और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जंग पर बात को लेकर खबर बहुत बड़ी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को जंग की जानकारी दी है और ट्रंप से ईरान से खतरे को लेकर जिस तरीके से चर्चा की गई है उसके बारे में फिलहाल आपको बता दें ये खबर सामने आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए नेतन्याहू के साथ और उनका समर्थन करना ट्रंप की एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत भी देखा गया है। लेकिन वहीं दूसरे फ्रंट पर जेलेंस्की के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
तो देखिए, अमेरिका में फिर से ट्रंप की वापसी हो रही है। मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस पर कर लेते हैं बात। कुछ अहम जानकारियां आपके सामने, बड़ी बातें। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इजराइल में जश्न मनाया गया है। नेतन्याहू ने ईरान से खतरे पर ट्रंप से चर्चा की है और ईरान को लेकर जो रुख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उससे हम सब वाकिफ हैं कितना सख्त रुख रहा है। संभावना देखिए क्या है, मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थिति मजबूत हो सकती है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में इजाफा हो सकता है। ईरान पर नए सिरे से शिकंजा कसने की आशंका है। वजह इसकी देखिए क्या है, ट्रंप की ज्यादातर नीति इजराइल के समर्थन में रही है। गोलान पहाड़ी पर इजराइल के दावे को उन्होंने मान्यता दी। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। जरूरी बात क्या है, अब आपको यह दिखाते हैं। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त बताया था और यह बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर क्या रुख है, यह साफ करता है सुरभि। बिल्कुल, लेकिन अचल सर, आज के इस हालात के बीच में क्या जो सहयोग जो बाइडेन की तरफ से नहीं मिल रहा था, नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जितनी इग्नाइट होती सिचुएशन में और एग्रेसिव होकर ईरान को सीधे तौर पर टारगेट करना चाहते हैं, उसकी सहमति उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाए? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव अप्रोच दिखाते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट रीजन में जो है एस्केलेशन होगी और वो उनकी स्टेटेड पॉलिसी जो उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में बताई है कि वो ना युद्ध कराना चाहते हैं ना युद्ध शुरू करना चाहते हैं, बल्कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें एक विरोधाभास आ जाता है। तो देखना ये बड़ा मुश्किल जो बिटवीन, अगर आप रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और इजराइल, हमास और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में वो ज़ेलेंस्की को प्रेशराइज कर सकते हैं, असिस्टेंस रोकने की बात कर सकते हैं और इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि अब आप किसी भी तरह, किसी भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट कर लीजिए जिसमें रशिया को भी मंजूरी हो। रशिया की उसमें अपनी बॉटम लाइन्स हैं, लेकिन इजराइल और हमास का एक अलग वो है रुख। इस पे डिपेंड करेगा कि ईरान किस हद तक फोर्थ कमिंग है। अगर ईरान इसी तरह के समझौते हो रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हमास को लेकर, तो काम आसान हो जाएगा। ईरान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान ने जो अभी स्टेटमेंट आ रही है ईरान की तरफ से, भलाई देना तो एक तरफ, उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पोजीशन वही है और हम डट के मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लड़ाई रुकवाना चाहते हैं तो क्या उसे लड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। बॉटम लाइन्स दोनों तरफ है। इजराइल अभी थोड़ा सोबर डाउन हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट ईरान के पास, इजराइल के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जब उसने टॉप लीडर्स को ह्यूमिलेट किया था, उनको एलिमिनेट किया था। उसके बाद वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री अनाउंस करके सीज फायर कर सकता था, लेकिन शायद उसने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कुछ समय के लिए रोक दिया इस बात को। अब उसके दो जो बॉटम लाइन्स हैं, एक हमास को न्यूट्रलाइज करना और दूसरा अपने हॉस्टेजेस को छुड़वाना। अब ये बैलेंस कैसे ला पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये अब जमीनी हकीकत है, इसे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जिस तरह के हालात हैं मिडिल ईस्ट में, शांति की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इजराइल का कैसे वो साथ देंगे, ईरान से कैसे वो टक्कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर हमास का रुख क्या है, ये भी जान लीजिए। हमास की ट्रंप को बड़ी वार्निंग सामने आई है। जो बाइडेन की गलतियों से सीख लें डोनाल्ड ट्रंप। गाजा पर बाइडेन की रणनीति की वजह से डेमोक्रेट्स की हार हुई है। यह कौन कह रहा है? हमास कह रहा है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता का यह ऐलान है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, यह कहा है ईरान ने।
अब मिडिल ईस्ट में इस तनाव को देखते हुए क्या नीति रहने वाली है ट्रंप की, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां देखिए, ईरान जहां पिछले कार्यकाल में कासिम सुलेमानी की हत्या और हिजबुल्लाह और हमास को देखते हुए वो फैक्ट्स आपके सामने, जहां ईरानी प्रॉक्सी पर एक्शन की आशंका को देखते हुए भी दावे किए जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह और हमास के देखते हुए पिछली बार इजरायल हमास में सुलह की कोशिश हुई थी, जबकि ईरान को देखते हुए परमाणु ठिकानों पर हमला करने के भी ये पक्षधर रहे हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो है उसमें क्या क्या हुआ जो आने वाले वक्त के संकेत देता नजर आ रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले को हरी झंडी संभव है इस बार। इसके अलावा हमास के सामने इजरायल की संप्रभुता स्वीकार करने की शर्त डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले रखी थी, यानी पहले कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल में क्या करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जरूरी बात क्या है, इजरायल अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियारों का खरीदार रहा है। अगस्त में ही दोनों देशों के बीच 20 अरब डॉलर की डील हुई थी। इतनी बड़ी डील हथियारों की, इसीलिए ट्रंप हथियार खरीदार इजरायल को जाहिर सी बात है खोना नहीं चाहेंगे। अमेरिका के अपने जो रीजंस हैं वो इससे बहुत हद तक समझ में आ जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी आपको सीधे लिए चलते हैं, मनीष झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बातें तो देखिए बहुत की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठते ही ना जाने क्या ऐसा कर देंगे जिससे सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स समीकरण हैं वो सुलझ जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है, इन दावों का आधार क्या है, क्या होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल से को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए संकेत क्या मिलते हैं? बिल्कुल, देखिए, फरवरी 2022 से जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक का जो समय बीता है, इस दौरान इतनी नकारात्मकता हुई है, इतनी तबाही हुई है कि अब पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान से भी उम्मीद दिखाई देने लगी है कि शायद यही कुछ कर लेंगे। लेकिन देखिए, कागजों पर जितनी बात दिखाई दे रही है उतना हकीकत में होना संभव नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ इतना फैल चुका है, या कहें कि इतना रायता फैल चुका है कि उससे समेटना केवल डोनाल्ड ट्रंप के बूते की बात नहीं है। आप देखिए कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से ही कहते हैं कि चलो भैया आप शांति कर लो, तो पुतिन या उनके सलाहकारों को भी लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो 4 साल हैं, 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद जो दूसरी सरकार आएगी, उस वक्त जब नाटो का फिर एकीकरण हो जाएगा, उस वक्त एक बार फिर जब यूक्रेन को आगे करके जंग शुरू होगी, तब क्या होगा। और इस बात को क्रेमलिन बहुत गंभीरता के साथ सोच भी रहा है। मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करेंगे, हाँ भाई डियर पुतिन अब मैं आ गया हूँ, चल सब मिलके साथ में बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में ये घटनाएं और बढ़ेगी, युद्ध और बढ़ेगा। हाँ, युद्ध का मोर्चा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फिलहाल रूस यूक्रेन की जगह मध्य पूर्व होगा। एक छोटा सा सवाल, सॉरी टू बट मनीष, ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप और मैं इस बारे में चर्चा करते थे कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन का समर्थन सीधे तौर पर ईरान पर वार करने के लिए नेतन्याहू को नहीं मिल रहा है, और चुनाव के मद्देनजर भी वो ये नहीं चाहते थे कि सिचुएशन और इग्नाइट हो। क्या अब वही समर्थन, वही साथ उन्हें जो बाइडेन की बजाय ट्रंप से मिल सकता है? क्या यह संकेत है कि अब इजरायल की तरफ से सीधा प्रहार ईरान पर? देखिए, ईरान और अमेरिका का जो संबंध, माफ करिएगा, इजरायल और अमेरिका का जो संबंध है वो उस पिता और पुत्र की तरह है कि पुत्र चाहे जितनी मनमानी करे, आखिरकार पिता उसका साथ देगा ही। जो बाइडेन नाना करते हुए ही सही, लेकिन सारे हथियार देते गए, और जो इजरायल ने गाजा को ध्वस्त किया, इजरायल ने लेबनान को पूरी तरह तबाह किया। लेकिन अगर अमेरिका वैसा स्ट्रिक्ट रहता तो मजाल था कि नेतन्याहू या इजरायल कुछ कर पाते। तो मतलब नेतन्याहू वैसे कैरेक्टर थे। वहीं ट्रंप जब रहेंगे तो ट्रंप कुछ कहेंगे नहीं नेतन्याहू को, लेकिन अमेरिका का बदस्तूर समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये टारगेट इजरायल का नहीं है, ये टारगेट अमेरिका का है। जो लड़ाई उसने इराक से शुरू की थी, जो लड़ाई अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया होते हुए, उसका आखिरी टारगेट है ईरान, और इस तरह से एंड ऑफ रेसिस्टेंस फोर्स को खत्म होना है। बिल्कुल, ईरान को लेकर आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद क्या रुख होता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। ईरान की परमाणु क्षमताओं पर पूरी दुनिया की नजर है, और अब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी को लेकर यह खबर, जहां ईरान को नहीं बनाने देंगे न्यूक्लियर वेपन, ईरान नहीं बन सकता न्यूक्लियर देश, ईरान के लिए मेरी शर्त आसान। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को डायरेक्ट वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देने की वार्निंग दी है, चेतावनी जारी कर दी है। चुनाव जीतते ही ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, ये डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कर रहे हैं। ईरान के लिए मेरी शर्त बेहद आसान है, ईरान को सफल देश बनते देखना चाहता हूं, ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये तमाम रिपोर्ट्स में इशारा भी साफ तौर पर मिल रहा है। ईरान इंटरनेशनल इसकी तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का रुख ईरान को लेकर बेहद कड़ा नजर आता है। आलोक सर, अब सवाल आपसे इसी आधार पर, ट्रंप का ये रुख आखिर क्या संकेत दे रहा है? सुरभि जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ TV9 जिस तरह से रिसर्च करती है जियो पॉलिटिक्स, बेस्ट चैनल इन इंडिया, आई मस्ट अप्रिशिएट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये अभी मुझे एक संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त संभावना हो चुकी। ट्रंप जो है वो काफी कमिटेड हो चुके हैं यूक्रेन वार को समाप्त करने के लिए, और वैसे में अगर वो कुछ इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं और रूस को थोड़ी राहत दिलाने के लिए काफी हद तक अगर राहत पहुंचाते हैं, तो पुतिन से जैसे इनके पर्सनल इक्वेशन भी है, तो हो सकता है जिस तरह से रूस आक्रामक तरीके से ईरान को मदद कर रहा है, उसमें वो रूस को मना ले सॉफ्ट होने के लिए। अगर रूस को काफी हद तक लेवरेज वो दे देते हैं यूक्रेन में, तो ये संभावना एक मुझे लग रही है। यूक्रेन वार को थोड़ा बहुत रूस के हित में जाकर के वहां पर उस युद्ध को खत्म कराने की पहल नहीं आलोक जी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर कहां जाएगी अमेरिका की साख? वो अमेरिका जिसके भरोसे यूक्रेन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पूरा देश बर्बाद हो गया। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से हाथ मिलाकर इस युद्ध को रोक देते हैं, यूक्रेन को मदद रोक देते हैं, तो फिर कहां गई अमेरिका की साख? देखिए, ये यूक्रेन युद्ध तो पूरा अमेरिका का क्रिएशन है, ये तो विभिन्न तथ्यों से पता चल चुका है। बिल्कुल। और जिस समय ट्रंप इस समय जब राष्ट्रपति बने हैं, तो वो दो सबसे प्रमुख मुद्दों पर बने हैं, समझिए इसको। एक तो इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन वहां पिछले 4 सालों में बेतरफ बढ़ा है, करीब बता रहे हैं कि 10% के आसपास बढ़ गया है इन्फ्लेशन। और दूसरा इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। तो इन दो मुद्दों पर ट्रंप को अगर अपने आप को साबित करना है, तो उनको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी, और यूक्रेन युद्ध अगर नहीं समाप्त होता है, तो आर्थिक स्थिति अमेरिका अपनी नहीं सुधार पाएगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि ट्रंप पहले से ही अपने इलेक्टोरेट्स को ये प्रॉमिस कर चुके हैं कि ये यूक्रेन वार तो सब बिडेन का किया कराया है, और वो रहते तो यूक्रेन वार नहीं होता, वो बार बार कह चुके हैं मंचों से। तो ट्रंप का ये पूरा प्रयास होगा कि किसी तरह से यूक्रेन वार को रोका जाए, और इसमें वो काफी तेजी से पहल लेंगे। और मेरी ऐसी संभावना है कि हो सकता है इसके बदले में वो रूस को, ईरान को आक्रामक तरीके से जो रूस सहायता दे रहा है। जी, मैं एक और खबर बता दूं, क्योंकि संभावना के बीच में ये खबर भी जरा डिकोड कर लेते हैं, जहां ट्रंप की जीत पर पुतिन ने बधाई नहीं दी है, और क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है जीत पर ट्रंप को बधाई नहीं देंगे पुतिन। जंग में यूक्रेन के साथ शामिल है अमेरिका। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब ट्रंप के पुतिन से पर्सनल कनेक्शन है, ये बातें तमाम एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे में पुतिन ट्रंप को बधाई देने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, जरा समझिए। दावा, ट्रंप की जीत के बाद भी रूस की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये एक दावा है। ट्रंप को बधाई देने के लिए पुतिन की कोई योजना नहीं है, ये रूस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। यानी अभी पुतिन इंतजार के मूड में है। सुरभि, साफ है कि अमेरिका को दुश्मन राष्ट्र मानता है रूस। इसकी वजह के तौर पर भी ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि जंग में यूक्रेन के साथ शामिल जिस तरीके से अमेरिका रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूएस की रूस के खिलाफ जंग को देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है। लेकिन अचल सर, एक बात समझा दीजिए, आपको बधाई नहीं देनी, ठीक है, समझ आता है, आपके अपने रीजंस हैं, मेजर ओपोनेंट है, लेकिन आप ये बात आकर अगर प्रोजेक्ट भी कर देते हैं कि पुतिन बधाई नहीं देंगे, क्या ये भी उसी बयान के आधार पर, जहां लगातार पिछले कई महीनों से युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप बयान कर रहे हैं, तो आपने संकेत दे दिया कि हमसे एक्सपेक्ट मत करिए कि हम डायलॉग के लिए भी राजी होंगे?
नहीं सुरभि देखिए, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। रशिया की तरफ से जो रिस्पांस आया है, सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना पॉजिटिवली बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मैं जेलेंस्की से कहूंगा कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर ले, कुछ जमीन जो है रशिया को दे दे। तो सबको उम्मीद तो यही थी कि न्यूट्रल रिस्पांस तो आए, कम से कम पॉजिटिव रिस्पांस तो आए। लेकिन जो रशिया की तरफ से रिस्पांस आया, उन्होंने एक बात क्लियर करी है कि अमेरिका में एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है एंटी रशिया, यानी कि अमेरिका की रशिया को लेकर जो नीति है उसमें वो बदलाव की उम्मीद नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पूरा अमेरिका जो है एंटी रशिया है। ऐसे में मैसेज जो रशिया की तरफ से है कि भाई हमें हल्के में मत लेना, आप अपने ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए कुछ भी कहते रहिए, ये मत समझिएगा कि हम तैयार हैं, आप कहेंगे और हम मान जाएंगे। हमारी जो बॉटम लाइंस हैं, जब तक वो बॉटम लाइंस नहीं हो जाती पूरी, या हमारी जो शर्तें हैं जब तक वो नहीं हो जाती, जब तक आपकी तरफ से ये पूरे संदेश नहीं आते कि अमेरिका जो है अपना पूरा रुख जो है, सिर्फ वॉर ही नहीं, रशिया को लेकर जो अपना पूरा अप्रोच है, एटीट्यूड है, जो उसकी पॉलिसीज है, उसमें कोई बड़ा बदलाव लाएगा। तो ये मुझे लगता है कि शुरू में उन्होंने रशिया ने ऑफेंसिव अप्रोच लिया है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा वॉशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। मनीष, जरा समझाइए, पुतिन का ये रुख क्या कहानी कह रहा है? पूरी तरह से वेट एंड वॉच के मूड में व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति बने, पदभार संभालें, कुछ ऐसा करें जिससे रशिया को उम्मीद जगे, तब फिर उम्मीद करेंगे पुतिन कि कुछ हो सकता है अच्छा, अमेरिका और रूस के संबंधों में कुछ बेहतरी आ सकती है। फिलहाल तो ये उम्मीद भी जाहिर नहीं करते हुए दिखते हैं पुतिन। देखिए, शोले फिल्म का एक डायलॉग है कि क्या सोचा था कि गब्बर खुश होगा, तो ट्रंप के जीतने के बाद पुतिन का रिएक्शन कुछ उसी डायरेक्शन में है। वैसे जितना मैं रूस को समझता हूं, जितना मैंने क्रेमलिन के कामकाज को स्टडी किया है, तो वैसी स्थिति में वो कुछ भी पहल करने से पहले या किसी भी तरह का रिएक्शन देने से पहले सोचेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। और फिर जैसा अटल जी कहते थे भारत की संसद में कि सरकारें तो आती जाती रहती है, मुल्क रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, तो वही बात यहाँ पुतिन भी सोच रहे हैं। आज ट्रंप हैं, 4 साल बाद तो उनको जाना ही है, 4 साल बाद दोबारा वो नहीं आ सकते हैं, फिर दूसरा कोई होगा। और इस वक्त रूस की जो पोजीशन है, इस वक्त रूस युद्ध में ग्राउंड पर बेहद मजबूत है, मान लीजिए। और फिर देखिए कैसे, अगर पुतिन ये शर्त रखते हैं कि ठीक है भैया, अब अमेरिका के बिहाफ पर डोनाल्ड ट्रंप आए और यहाँ नाक रगड़े तब मैं मानूंगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उसके बगैर रूस नहीं मानेगा। रूस आज की तारीख में ये सोच कर चल रहा है, कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध को खत्म करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो डीप स्टेट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उन सब से बगावत करके बहुत ज्यादा समय तक वो भी व्हाइट हाउस में नहीं रह सकते हैं। अभी तो 2 बार उन पर जानलेवा हमला हुआ है, और आने वाले समय में भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ बदलना होगा। कुल मिलाकर ये कहिए कि डेमोक्रेसी में जैसा होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में सरकार में होते हैं और जब आपके सामने तमाम बातें रखी जाती है, तो फिर मामला कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए, इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बधाई तो नहीं दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ट्रंप की जीत पर रूस की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है वो अहम है। ट्रंप 24 घंटे में युद्ध रुकवाने के अपने दावे को पूरा करें। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यह बात कही। अमेरिका पहले अपनी समस्याओं को दूर करे, यह कहा गया है रूस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद। हालांकि कुलकर्णी सर, सवाल आपसे करूंगी कि आखिर रूस ने ट्रंप से क्यों कहा 24 घंटे में युद्ध रोको? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने दावा तो ये कर दिया कि 24 घंटे में यूक्रेन जंग खत्म करेंगे, और रूस ने कहा जो कहा था वो असल में करके दिखाएं। उम्मीद है यूक्रेन को अमेरिकी मदद बंद होगी। अब यहां पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का ये जो दावा सामने आया, ये आपने जाना, लेकिन इस बीच दिमित्री मेदवेदेव, ट्रंप जिद्दी हो सकते हैं लेकिन सिस्टम में मजबूत। ट्रंप ने जो कहा वो करके भी दिखा सकते हैं। यानी आपने खुद अपने स्तर पर पहले ये संकेत दे दिया कि डायलॉग डिप्लोमेसी के लिए भी हम राजी तो नहीं होंगे, बधाई तक वो नहीं दे रहे हैं। अब इस तरीके की बयानबाजी भी क्या कहीं ना कहीं ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी और संकेत नहीं है क्या सर? सुरभि देखिएगा, ट्रंप 24 घंटे शुरू होते हैं जनवरी में, अभी नहीं, अभी तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट है,
लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो साफ नजर आ रही है कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि ट्रिपल इंजन सरकार है, हाउस में मेजॉरिटी, सेनेट में मेजॉरिटी, पॉपुलर वोट। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की पकड़ जो है अब अपने देश के ऊपर कितनी जबरदस्त है, और उनको ये भी मालूम है कि इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो इस आधार के ऊपर, और ट्रंप जो चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट, और मेक अमेरिका ग्रेट को करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग जो है वो खुश रहे। और वो कैसे खुश होंगे? नौकरी ला करके, इन्फ्लेशन कम करके, इलीगल इमिग्रेशन को बंद करके, बॉर्डर के ऊपर वो वॉर खड़ी करके, और अमेरिकन को और मजबूत और दिखाने के लिए कि अमेरिका वाकई उस नंबर 1 पोजीशन पर है, और पूरे विश्व भर में वो जो वो कहते हैं वो लोग सुनेंगे। और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री में भी अपने ट्रंप के साथ उनकी अच्छी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जरूर बातचीत होगी, और सीज फायर में जो 18 से 20% यूक्रेन का हिस्सा जो आज रूस के पास है वो रहेगा। नाटो की सदस्यता को लेकर के जो पूरा युद्ध शुरू हुआ है उसके ऊपर ट्रंप ने खासकर कहा है कि ट्रंप सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड होगा और युद्ध। सर, लेकिन ज़ेलेंस्की भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यूक्रेन को भी तो ट्रंप मजबूत बनाने की कोशिश करें। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप की जीत पर ज़ेलेंस्की का भी एक बयान आया है, और ट्रंप की जीत से यूएस और पूरी दुनिया को फायदा। ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले बयान का भी जिक्र किया गया है। मजबूत अमेरिका, मजबूत यूक्रेन और सहयोगी। तो देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर इसका क्या असर होगा, यह सवाल हर किसी के जहन में है। कुछ अहम तथ्य आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शिकंजा कसने के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते हैं, इसलिए ईरान फ्रंट पर बहुत कुछ होने की आशंका नजर आती है। लेकिन रूस यूक्रेन फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहां पर युद्ध विराम को लेकर मुमकिन है कोई समझौता हो जाए। यह अभी उम्मीद की जा रही है, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप के आने से ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा झटका लगने के आसार हैं। यूक्रेन को मिलने वाले डिफेंस बजट में भारी कटौती संभव है, मुमकिन है। यह अपने आप में बहुत अहम पहलू है। आलोक जी, सवाल फिर घूम फिर कर वही आ जाता है कि अब यूक्रेन क्या इस स्थिति में आएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो अपना बहुत कुछ खोकर भी पुतिन के साथ समझौता कर ले और ये संघर्ष विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए इस पूरे रीजन में, रूस और यूक्रेन के बीच में। जी समीर, मुझे भी यही लगता है कि ट्रंप जो है वो काफी दबाव डालेंगे ज़ेलेंस्की के ऊपर में कि वो काफी हद तक कुछ शर्तें मान लें, जैसा कि पैनलिस्ट ने बताया कि वो मान ले कि जिस हिस्से पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है, डोनबास का एरिया, क्रीमिया, उसको छोड़ दे, और बाकी जो कंसेशंस हैं वो भी बातचीत करके दबाव पूरी तरह से ज़ेलेंस्की पर रहेगा शांति समझौता के लिए। और इसके बार्गेन में अमेरिका जो है वो ज़ेलेंस्की को यह आश्वासन दे सकता है कि उनके राष्ट्र की जिस तरह से तबाही हुई है उसके रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका बढ़ चढ़ के सामने आएगा, जिससे दोनों का भला होगा। अमेरिका को आर्थिक रूप से भी बढ़त मिलेगी और उससे यूक्रेन भी थोड़ा खड़ा होने में उसको मदद मिलेगी। तो मुझे देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो बोला ना कि पुतिन ने बोला कि मैं बधाई नहीं दे रहा हूं अभी, ये सब ये एक हार्ड पोस्चर है जियोपॉलिटिक्स का। हार्ड पोस्चर ये होता है इससे बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाई जा सके, क्योंकि पुतिन अगर आउट ऑफ वे जाकर के इस समय कुछ ऐसा वक्तव्य देते ट्रंप के फेवर में, तो ऐसा लगता है जैसे पुतिन जो बेचारे वो बाल बाल बच गए और वो ट्रंप आ गया, अब शायद वो ट्रंप के सहारे अपना उत्थान चाहते हैं। तो ये पोस्चर कभी रूस नहीं देगा जियोपॉलिटिक्स में। और दूसरी बात की रूस जो है वो काफी ज्यादा खफा है काफी सालों से, जिस तरह से अमेरिका और नाटो ने डिफरेंट निगोशिएशंस के समय में रूस को धोखा दिया है प्रॉमिस कर करके नाटो मेंबरशिप के इशू पे, तो वो बुरी तरह से खफा है। और रूस जानता है कि ये सारा किया कराया अमेरिका का है, तो वो नाराजगी तो रहेगी ही। लेकिन इस समय सब कुछ अगर अमेरिका की तरफ से किया गया है तो जाहिर सी बात है युद्ध के इस हालात की चपेट में यूरोप भी आया है। एक और खबर का जिक्र कर रही हूं इसलिए ये बात मैंने कही क्योंकि ट्रंप की जीत पर फ्रांस का बयान, और फ्रांस सरकार की प्रवक्ता मूड ब्रैगरियन की तरफ से कहा गया, यूरोप अपने भाग्य की बागडोर खुद संभाले, हम ये ना पूछे अमेरिका क्या करेगा।
और आइए जरा आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत से नाटो पर क्या असर पड़ सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रंप की जीत नाटो पर क्या असर डालेगी? नाटो में शामिल यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा, यह तय जानिए। 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है जो अपनी जीडीपी का 2% नाटो में खर्च नहीं करते। ट्रंप जर्मनी से अपनी 12,000 सैनिकों की फोर्स हटाने पर भी विचार कर सकते हैं, यानी नाटो को लेकर बड़े बदलाव मुमकिन है ट्रंप के आने के बाद। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात और समीर कि ट्रंप जर्मनी में अपना मिलिट्री बेस दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं और ट्रंप जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस भी हटा सकते हैं। अब इस बात को मनीष इस तौर पर समझना चाहूंगी, अगर अमेरिका आने वाले वक्त में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रिंक करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, अमेरिका की साख पर तो बट्टा लगा ही है जब तालिबान को सारा का सारा हथियार छोड़कर वो भाग कर गए, और फिर उसके बाद लगातार वैश्विक समुदाय के भीतर में ये संदेश जा रहा है कि अमेरिका पर आप कितना भरोसा करेंगे। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो कितना ज़्यादा मतलब परिवर्तनशील है कि एक आदमी आता है तो तुरंत ही कुछ और फैसला होता है, एक आदमी आता है तो कुछ और फैसला होता है। इन सब से अलग जो यूरोप है, यूरोप के तमाम देश हैं, उन्होंने रूस के साथ अपने रिश्तों को इतना खराब कर लिया है, तो आखिर उनका क्या होगा? बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का बोल लेना और वाकई में ये सब कुछ हो जाना, ये इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात है कि देखिए, जो दूसरा पक्ष है रूस का, पुतिन का, रूस के लोग भी पुतिन से ये कहेंगे कि इतना भरोसा ट्रंप पर करने की वजह क्या है? क्या ट्रंप आपके आदमी है? और अगर नहीं तो फिर आप इतना भरोसा किस आधार पर कर सकते हैं? क्योंकि सोचिए, जेलेंस्की पर उन्होंने भरोसा किया, लेकिन बकौल पुतिन जेलेंस्की ने धोखा दिया। यूरोप के नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन पुतिन के मुताबिक उन्होंने धोखा दिया। अब वो ट्रंप पर भरोसा करके धोखा खाना नहीं चाहेंगे, और इसीलिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अमेरिका में चाहे जो भी राष्ट्रपति हो, फिलहाल दुनिया को शांति की उम्मीद तुरंत नहीं देखनी चाहिए। यह युद्ध इतना आगे बढ़ चुका है, महाविनाश के इतना करीब हो गया है कि इसे रोकने के लिए भी अभी और तबाही देखनी बाकी। मनीष, क्योंकि हम हर हालात को लेकर बात करते हैं तो हर फ्रंट की हम बात कर लेते हैं। 2 और इन्फॉर्मेशन अब इन्फॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखना चाहूंगी, और ये सवाल के तौर पर, क्योंकि अब आगे बात चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को लेकर भी करनी चाहिए। और ये समीर, इस वक्त का सवाल है कि इसको लेकर ट्रंप की नीति क्या होती है। तो देखिए, चीन और ताइवान फ्रंट को देखते हुए ट्रंप चीनी विस्तारवाद के खिलाफ तो हमेशा से रहे हैं, जबकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के तर्ज पर अगर इस बात को समझे तो ट्रंप किम के बीच कभी भी हॉटलाइन खुल सकती है। जी हां, ताइवान को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में हैं ट्रंप। नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में भी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और किम जोंग उन के साथ जिस तरह से बातचीत का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, अगर हम उनके पुराने कार्यकाल को भी आंकने की कोशिश करें तो कई सारी उम्मीदें तो इस फ्रंट पर भी नजर आती हैं। कुलकर्णी सर, आप कैसे देखते हैं चाइना, ताइवान या फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच का जो तनाव है, उसके मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप का अगला 4 साल का कार्यकाल क्या उम्मीदें जगाता है? देखिएगा, चीन के साथ तो ट्रेड सैंक्शंस जो हैं लगे हुए, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि नौकरियां वापस अमेरिका में आए, अमेरिका नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में जाए, तो उसको लेकर के चीन को तो जरूर एक तरीके से आगा पहुंचा होगा। जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, जहां नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल सब कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने उनके साथ बातचीत करके, मुझे लगता है जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया कहा जा रहा है कि 10,000 उन्होंने सैनिक दिए हैं रूस को यूक्रेन के बरखिलाफ लड़ने के लिए, उसको देखते हुए भी मुझे लगता है रूस के ऊपर भी दबाव है। तो ताइवान को लेकर के जरूर, इसमें कोई शक नहीं, अगर ताइवान को वो मजबूत बनाना चाहते हैं, वो भी एक चीन को एक तरीके से वार्निंग है कि आप ताइवान के ऊपर बुरी नजर से ना देखें, अगर हम ताइवान को पूरी तरीके से देखेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने ट्रंप 1 के टेन्योर में भी जो पैसिफिक कमांड है उसको भी इंडो पैसिफिक नाम दे करके अपने आप को साउथ चाइना सी में काफी प्रोमिनेंस दिखा करके जिस प्रकार से उनके युद्ध को जाते रहते हैं, वो साफ दर्शाता है कि चीन के ऊपर दबाव है, ताइवान के ऊपर दबाव है कि अपने आप को और
समृद्ध करे और जो मजबूत बनाए, लेकिन उनके साथ खड़े दिखेंगे। और साउथ चाइना सी में भी बाकी देशों को भी एक तरीके से ये जाता है संदेश कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता ना करें। और रूस को भी एक तरीके से जिस प्रकार से दोस्ती है, सीज़फायर के लिए उनके ऊपर जरूर दबाव पड़ेगा। और कहना जरूरी है क्योंकि पहले इलेक्शन में लग रहा था कि पुतिन ने इंटरफेयर किया था इलेक्शन में, और उसको लेकर के भी पुतिन भी कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रंप भी कुछ नहीं बोलेंगे, सब चुपचाप रहेंगे। पुतिन जरूर, उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, नॉर्थ कोरिया से लोग आ रहे हैं, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं है, तो इसको देख करके एक मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है रूस को कि किसी प्रकार से सीज़फायर किया जाए, बातचीत की जाए, उसके बाद कितनी जमीन किसको क्या देनी है, ईस्ट यूक्रेन बनेगा, वेस्ट यूक्रेन बनेगा, जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बना दूसरे महायुद्ध के बाद। तो देखने वाली बातें हैं, बस जरूर एक चैलेंजिंग टाइम है, ट्रंप के लिए मौका है कुछ ना कुछ विश्व में शांति। लेकिन ये तस्वीर अब सामने आई है सर, और ये तस्वीर है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की। न्यूयॉर्क और शिकागो में विरोध मार्च की जरा अब ये तस्वीर देखिएगा। ट्रंप की जीत के खिलाफ सड़क पर लोग आ गए हैं, और ये देखिए तस्वीर जहां आपको बता दें कि अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीर न्यूयॉर्क और शिकागो में देखने को मिली, जहां बाकायदा विरोध मार्च निकाला गया। तो ट्रंप विरोधी इस वक्त अमेरिका में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका में डार्क एरा की शुरुआत होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का